Good morning, 10th class. So, today we are going to start with part 7 of chapter first, that is resource and development. तो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लैंड के यूटिलाइजेशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में होता है, किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में होता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉरेस्ट के फॉर्म में, फैलो लैंड्स एंड अदर देन फैलो लैंड्स के फॉर्म में, वहीं फैलो लैंड जिसे हम फ्री लैंड बोलते हैं, या तो लेस देन 1 ईयर के लिए उसे फ्री किया जाता है या 1 to 5 ईयर्स के लिए उसे फ्री किया जाता है। डिफिनीसन उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। बस में आ रही है ना। तो उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि इंडिया में उसी लैंड का यूटिलाइजेशन किस पैटर्न में हो रहा है। बस में आ रही है ना। पैटर्न का मतलब यहाँ पे हुआ कि किस वेज में इंडियन लैंड मास का यूज किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर कितने एरिया पर फॉरेस्ट है, कितने एरिया में कल्टीवेशन होता है, कितने एरिया में वेस्ट लैंड है, कितने ऐसे एरिया हैं जहाँ पर नेट सोन एरिया में आता है, कितना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, कितने अदर देन करेंट फैलो लैंड्स हैं। तो ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस। सो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। बस मैंने ये बता दिया आपको। इंडिया में जो लैंड का यूज है, याद रखना कोई भी बात अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडिया में या कहीं भी लैंड का यूज किस वे में हो रहा है, बस में याद ना, किस वे में लैंड का यूज हो रहा है। तो सीधी सी बात है, पहले ये आंसर देने से पहले कि लैंड का यूज किस फॉर्म में हो रहा है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लैंड का यूज किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न। पैटर्न समझ रहे हो ना कि कौन सी टाइप की सॉइल है, कौन सी टाइप की लैंड है, उस पर किस तरीके का हम चीज़ें, किस तरीके की चीज़ें हम यूज कर सकते हैं उस पर। अगर कोई सपोज वेस्ट लैंड है तो उस पर हम रोडवेज बना सकते हैं, रेलवेज बना सकते हैं। ये भी तो एक पैटर्न है ना। अगर वो कल्टिवेटेड लैंड है तो उस पर हम कल्टिवेशन करेंगे, तो भी एक पैटर्न। तो किस पैटर्न में हम यूज कर रहे हैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बस मुझे ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या चीज, what are the factors that affect the land use pattern in India। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब दो ही तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर होता है ह्यूमन फैक्टर, यानी कि हम, और दूसरा होता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मतलब क्या होता है, जो नेचर में। बस में आ रही है ना। तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आती हैं, जैसे रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मतलब क्या, कि कहीं माउंटेन है, कहीं वैली है, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, बस में आ रही ना, एक्सेट्रा, जिसको हम टोपोग्राफी भी बोलते हैं। क्वेश्चन याद रखना कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर टोपोग्राफी या व्हाट आर रिलीफ फीचर्स, गॉट इट। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाई ह्यूमन फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ठीक है ना। तो ये फिजिकल फैक्टर्स में आपका रिलीफ फीचर्स आ जाएंगे, क्लाइमेट आ जाएगा, सॉइल टाइप्स आ जाएंगे, ये फिजिकल फैक्टर्स। बस में आ रही है। तो ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, technological availability, culture and tradition. So these are the factors that affect the land use pattern in the world or in India also. Got it? तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं कि इंडिया में टोटल जोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का कितना है। आपको पता ना टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसको मैं ऐसा पढ़ते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल लैंड है। बात आ रही समझ। तो अब बात ये है, ये कह रहा है कि इन इंडिया ओनली 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अवेलेबल है। ओनली 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि इसका ओनली 93% अवेलेबल है। अब बात यह है कि 7% कहाँ गया भाई। अगर पूरा लैंड मास इतना है तो 7% गया कहाँ। 93% ही क्यों अवेलेबल है, 7% में क्या है, या 7% हमने काउंट ही नहीं करा। तो ऑब्वियसली हमने इसका कोई भी सर्वे, कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, कुछ भी इसका रिपोर्ट नहीं है। जैसे कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिसको हमने सर्वे किया ही नहीं है कि वो कल्टिवेटेड लैंड है, वो या फॉरेस्ट लैंड है, या वेस्ट लैंड है, वो किस फॉर्म का लैंड है, हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स पड़ते हैं, मैंने आप लोग भी जानते हो, 7 सिस्टर्स जिसे बोलते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है ना, एक्सेप्ट आसाम। आसाम का मोस्ट ऑफ द लैंड रिकॉर्डेड है।
लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट एक्सेप्ट आसाम नॉट रिपोर्टेड, इस बात का ध्यान रहे। तो उसके बाद से जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, इन लोगों को भी हमने, इस एरियाज़ को भी हमने सर्वे नहीं किया, इसलिए ये 7% में आ जाते हैं। 93% ही हमारी कंट्री में अवेलेबल है, जिसका हमें पैटर्न पता है कि हाँ यहाँ का लैंड इस फॉर्म में यूज किया जाता है। और इसमें दूसरा, अब इसी का एग्जांपल के फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि जो इंडिया में जो 93% लैंड मास अवेलेबल है उसका हम किस पैटर्न में यूज करते हैं। तो पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया का मतलब क्या कि हाँ इस एरियाज में पर ईयर रेगुलरली एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होता है। तो आपको मैं बता दूं कि पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट में नेट सोन एरिया का परसेंटेज जितना है वो दूसरे स्टेट में हो। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि पंजाब एंड हरियाणा में जितना भी उसका टोटल लैंड मास है ना, उसका 80% लैंड मास जो है वो नेट सोन एरिया के अंडर में आता है, यानी कि 80% लैंड मास का यूज वो लोग कल्टीवेशन के लिए कर रहे हैं। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में लेस देन 10%। सोचो कितना डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश में जितना भी टोटल उसका लैंड मास है उसका लेस देन 10% भी नेट सोन एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में 80% कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा है। और इस में ना दूसरा कि जो फॉरेस्ट एरिया हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एरिया भी है, ये भी एक पैटर्न है। तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। इसका मतलब ये कि एक आपका हमारे यहाँ पॉलिसी रिलीज कर दी गई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या, इन्वायरमेंट और ह्यूमन का डेवलपमेंट दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए टोटल लैंड मास का ना 33% पर फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, तब जाकर के इन्वायरमेंट हमारा प्योर रह पाएगा, इन्वायरमेंट हमारा सेफ रह पाएगा, ह्यूमन बींग सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन पता है ये 33% जो डिजायर्ड है ना, उससे भी कम हमारे इंडिया में लैंड मास है, अराउंड 24% के आसपास है। हाँ, थोड़ा सा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ये इसका रिजल्ट क्यों हमारा इंक्रीज हो रहा है, 24% होगा, 25% हो रहा है, क्योंकि हमने सेव फॉरेस्ट के बहुत सारे प्लानिंग और प्लांटेशन के बारे में बहुत सारी पॉलिसीज हमने अपना रखी हैं। उसके बाद से जो इंडियन लैंड मास है वो किस में पाया जाता है, ऑल्सो फाउंड इन वेस्टलैंड, लाइक वेस्टलैंड मतलब रॉकी, एरिड एरिया, डेजर्ट, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री, सेटलमेंट के फॉर्म में इंडियन लैंड मास फाउंड होता है। तो ये सब पैटर्न है इंडिया का। लेकिन स्टिल कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड, लगातार जिस तरह से लैंड का यूज हो रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, यानी कि इंडियन जो लैंड मास है उसकी नीड क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए, कितना उसका न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो रहा है, वाटर उसमें कितने उसकी नीड कितनी है, कितने मिनरल्स की नीड है, इसका विदाउट टेकिंग केयर किए हुए हम लगातार उसका यूज कर रहे हैं, जिसने किसको लीड किया है, डिग्रेडेशन को। यानी कि लैंड की जो क्वालिटी है वो क्या हुई है, डिग्रेड हुई है, ख़राब हुई है, जिससे कि हमारा जो लैंड की जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से क्या हो गई, वॉश कंडीशन में जा चुकी है। इसलिए हमें इसकी ज़रूरत क्या है, कंजर्व करने की। तो सबसे पहले लैंड के डिग्रेडेशन के क्या रीजन्स हैं, पहले आप उनको जान जाओ। देखना, रीजन्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन वैसे तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि एक्सप्लेन आप करोगे। डिफॉरेस्टेशन, ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करने की उतनी नीड तो है नहीं, बट जस्ट रिमेंबर कि लैंड डिग्रेडेशन का रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एक्टिविटीज़, सैलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट। ये क्या होता है कि ना जब फ्लड आता है या काफ़ी टाइम तक वाटर अवेलेबल रहता है लैंड पर, तो वो क्या करता है कि वो उस अपने साथ जितने भी वो मिनरल्स लेकर आते हैं, तो उसका जो साल्ट होता है या कुछ केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो डिपॉजिट हो जाते हैं और वाटर वेपोरेट हो जाता है।
तो सैलाइन और अल्कलाइन क्या करता है, वो डिपोजिट हो जाता है और लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, उसका से पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एक्सेट्रा। तो दीज आर द रीजन्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो बात यह है कि जब लैंड डिग्रेडेशन हम पढ़ रहे हैं तो इसका कंजर्वेशन क्या है। तो देखना बच्चों, जो चीज़ रीजन होता है ना उसको ख़त्म कर दो, वहीं कंजर्वेशन है। जो कैसे ख़त्म करेंगे हम, जैसे कि एफॉरेस्टेशन करो, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करो, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट करो, यानी कि जब प्लांटिंग करो तो उसके बीच में गैप करो ताकि वाटर जो वो स्टोर ना हो। उसका से प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड करो, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से पता है। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को रीड करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है। तो ये था हमारा लैंड और लैंड रिसोर्स के बारे में, उसके डिग्रेडेशन के बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में, कैसा उसका पैटर्न है इंडिया में, वर्ल्ड में, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया इन 2 वीडियोज़ में, लास्ट 2 वीडियोज़ में। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। आपको भी पता है कि सॉइल क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड होता है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी कल्टीवेशन में हेल्पफुल होता है। सो तब तक के लिए वेट करिए, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।